अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, अगर हम अपने पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा मज़े का टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ऑटो इनकोडर। और ऑटो इनकोडर्स की हमने आपको जो बैकग्राउंड बताई थी वो ये थी कि एक जो हम देखते हैं जनरेटिव एआई हमारे सामने आ चुकी है, उसकी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी है, जिसके अंदर आपके पास बड़े बड़े मॉडल्स हैं, मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, डेली है और भी बहुत सारे इस तरह के मॉडल्स आपके सामने हैं जिनसे आप प्रॉम्प्ट देते हैं, एक इमेज जनरेट करते हैं और वह इमेज को आप प्रॉम्प्ट के थ्रू मॉडिफाई करते रहते हैं। लेकिन हमने आपको ये चीज़ बताई कि इसका जो स्टार्ट था, इसके जिस तरह डॉक्टर शराज ने कल आपसे कहा था कि ऑटो इनकोडर्स को आप समझ लें कि वो मॉडल्स के जो है वो दादाजी हैं। तो ये जो दादाजी हैं जिन्होंने सबसे पहली चीज़ हमें इनेबल की, हमने सबसे पहला टास्क न्यूरल नेटवर्क्स को लेके परफॉर्म किया वो ये था कि एक इमेज जो हम एक मॉडल को दें वो उसको खुद ही लर्न करे, उसके फीचर्स को लर्न करे और इस तरीके से लर्न करे कि वो उसी इमेज को दोबारा से खुद जनरेट कर सके। तो ये सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स जनरेटिव एआई कि हम सेम इमेज इनपुट में दें और सेम इमेज हम जनरेट करवा सकें। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑटो इनकोडर का। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें यूज़ होती थी। इसमें आपके सामने एक इमेज नज़र आ रही है जो कि एक सिंपल वनीला ऑटो इनकोडर की है। जब भी मैं वनीला का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ इट मीन्स द सिंपलेस्ट ऑटो इनकोडर, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक जिस तरह का आपको नज़र आया कि इमेज इनपुट के तौर पे जा रही है, उसके आगे एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स पे लिखा हुआ है इनकोडर। वो इनकोडर क्या कर रहा है, वो इनकोडर आपके पास दो काम कर रहा है। पहला काम ये कर रहा है कि वो आपके पास जो इमेज में फीचर्स हैं उनको ले रहा है, उनको स्टोर कर रहा है। दूसरी चीज़ वो ये कर रहा है कि जो इमेज है उसकी डायमेंशंस, उसका साइज रिड्यूस कर रहा है। जैसे ही ये इमेज इनकोडर से आगे जाएगी तो वहाँ पे आपके पास एक बॉटलनेक, ठीक है, या कोड लिखा हुआ आ रहा है, या कॉम्प्रेस्ड एक इंफॉर्मेशन की वो आएगी। वो कंप्रेस इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इमेज इनपुट में आई उस इनपुट इमेज की फीचर्स आपने डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करते गए, उस इमेज का साइज रिड्यूस करते गए, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ। लेकिन उसके अंदर उस इमेज में जो फीचर्स मौजूद थे हम वो फीचर्स को साथ साथ रखते गए। वो फीचर्स जिनको अगर मैं एक दूसरे मॉडल को दूँ तो और वो उस पर वही रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो एक इमेज जनरेट करने के काबिल हो जाए। तो उस जो रिवर्स प्रोसेस वाले मॉडल को, उस रिवर्स मॉडल वाले रिवर्स ऑपरेशन वाले जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं डिकोडर, जिसने उसी इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है और हमारे पास जो इमेज है, ओरिजिनल डाटा है, वो हमें दोबारा से बनाकर देना है। अब ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली हमने आपको बताने की कोशिश की थी। हमने 7 डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स भी पढ़े थे और डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया था कि हमने पहला स्टेप जो किया कि एक ही जो सेम इमेज हम इनपुट दे रहे हैं वो सेम इमेज हम आउटपुट में ले रहे हैं। तो डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स में मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप हमारा था कि सेम इमेज इनपुट में है, सेम इमेज आउटपुट में है। उसके बाद आप एक स्टेप फर्दर गए कि आपने इमेजेस को थोड़ा सा चेंज किया और चेंज आपने क्या किया कि उसमें नॉइज़ ऐड कर दी। नॉइज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक्चुअली किसको कह रहे हैं। काइंड ऑफ ये कि आपने ओरिजिनल डाटा को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। जैसे आपके पास अगर एक पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, आप उसके ऊपर पेन से लाइंस अगर ड्रॉ कर दो तो क्या होगा, वो आपको डाटा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बताया था कि अब आप पेंसिल से उसके ऊपर लाइंस मारें तो वो ओरिजिनल इमेज तो आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जब आपने लाइंस डाल दी तो वो काइंड ऑफ एक नॉइज़ के तौर पे काम कर रही है। क्यों? आपकी ओरिजिनल इमेज को ख़राब कर रही है। और यही चीज़ जब आप मॉडल को देंगे तो मॉडल ने, क्योंकि एक क्लियर इमेज अगर उसके पास जाती तो उस क्लियर इमेज में क्या होना था, उसने एक्चुअल फीचर्स लर्न करने थे। लेकिन अब उसके साथ एक स्ट्रगल उसकी ये बढ़ गई है कि उसने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉइस है, इसको मैंने एक सेपरेट तरीके से डील करना है। लेकिन इमेज के जो ओरिजिनल फीचर्स हैं, जो उसके अंदर मुझे डिजिट नज़र आ रहा है, वो कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल को जब हम नॉइजी डाटा देते हैं तो वो ज़्यादा एफर्ट करता है और ज़्यादा अच्छे फीचर्स लर्न करता है। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे फीचर्स लर्न नहीं करेगा तो वो नॉइज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और
जब हम उससे आउटपुट लेंगे तो वो उस नॉइज़ को ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। क्यों? जब वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। समझ में आई? तो अब जब डी नॉइजिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारा अब इसके ऊपर जो बेसिक आज का हमारा काम होगा मैं उसका आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखें, कोर्स से ना हम जब लास्ट 2 लेक्चर्स में भी हमने जब ANN कराया, CNN कराया, ये चीज़ें जब हम करा रहे थे तो बच्चों को कुछ को ना इशू होता है। कोडिंग से अगर आप डरेंगे तो आप डरते रहेंगे हमेशा। सबसे पहला स्टेप ये है कोडिंग पे जाने से पहले कि जो जिस चीज़ का आप कोड करने लगे हैं आपको उसकी क्लैरिटी हो कि मैं करने क्या लगा हूँ, उसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो स्टेप्स को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, अपने माइंड में डाल लेते हैं कि हम क्या करेंगे। हम एक डाटा सेट लेंगे, उस डाटा सेट को लोड करेंगे। डाटा सेट को लोड करने के बाद हमने क्या करना है, उसको इनपुट करना है। किस में इनपुट करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा इमेज में हमें नजर आया, हमें इनकोडर को इनपुट करना है। और उसके आगे बीच में एक बॉटलनेक होगा, उसके आगे एक डिकोडर होगा। इट मीन्स कि हमें इनकोडर को डिफाइन करना है, हमें बॉटलनेक को डिफाइन करना है, हमें डिकोडर को डिफाइन करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टेप्स आप इनकोडर में लेंगे एग्जैक्टली रिवर्स स्टेप आप डिकोडर में लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इससे अगला काम यह है कि अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैं इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर ANN यूज़ करूँ कि CNN यूज़ करूँ। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस, आपके पास ओपन चॉइस है, आप ANN भी यूज़ कर सकते हैं, CNN भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ANN पे आपने देखा था कि वो नॉर्मल इमेज जो एक सिंपल क्लीन इमेज है जिसमें कोई नॉइसी डाटा नहीं है, उसके फीचर्स वो इतने ज़्यादा अच्छे लर्न नहीं कर सकता जितना CNN करता है। और जब हम डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर की बात करें तो उसमें तो नॉइज़ आ जाएगी जिसमें CNN को भी और ज़्यादा अच्छे से फीचर्स को लर्न करना है ताकि वो नॉइज़ को भी हैंडल कर सके। तो ANN आपको पहली इंट्यूशन में ही ये चीज़ पता चल रही है कि ANN से मेरा ऑटो इनकोडर बन तो जाएगा लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? ठीक है, अच्छी नहीं होगी। वो इमेजेस जनरेट करने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो इमेजेस उतनी अच्छी जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हमें मूव करना चाहिए थ्रू CNN। हम CNN के थ्रू जो है वो आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। आर्किटेक्चर बनाने की जब हम कोशिश करेंगे तो हम इमेज लेंगे, इमेज का साइज़ हमारा होगा 28x28 का। उस 28x28 की इमेज को हम इनपुट देंगे। फर्स्ट हमारी इनपुट लेयर बनेगी। उस इनपुट लेयर में हमने क्या करना होता है, हमने कन्वोल्यूशन लगानी होती है, कन्वोल्यूशनल लेयर। उसमें हमने बताना होता है कि मेरे फिल्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फिल्टर्स बताने होंगे। और उससे अगली चीज़ होती है कर्नल का साइज़ जो उसके ऊपर स्लाइड करता है, उस इमेज के ऊपर हमने वो बताना होगा। हमने उसका एक एक्टिवेशन फंक्शन बताना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कन्वोल्यूशनल लेयर के फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं? पूलिंग लेयर लगा देंगे। फिर कन्वोल्यूशनल लेयर अगली डिफाइन करेंगे, फिर पूलिंग लगा देंगे, फिर कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर पूलिंग लगा देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम क्या कर देंगे, उसको फ्लैटन कर देंगे ताकि हमारा जो कंप्रेस्ड इमेज की इंफॉर्मेशन है बॉटलनेक की वो बन जाए। और वो बॉटलनेक क्या होगी? इनकोडर का आउटपुट। यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने डिकोडर डिफाइन करना है। अब डिकोडर में क्या होगा कि हम उस फ्लैटन इमेज को दोबारा रीशेप करेंगे कन्वोल्यूशन के लिए, कन्वोल्यूशनल लेयर को देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। हम पहले कर रहे थे इमेज का साइज़ छोटा, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे थे मैक्स पूलिंग। क्या कर रहे थे? मैक्स पूलिंग, जो साइज़ छोटा करती है, रिड्यूस करती है। अब तो हमने साइज़ को बड़ा करना है। तो इसका मतलब है कि कन्वोल्यूशनल लेयर के फ़ौरन बाद कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करेगी? जो कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन फीचर्स की हमारे पास आ रही है उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगी और अगली लेयर को देगी। और अगली लेयर अब मैक्स पूलिंग की नहीं होनी चाहिए, अब वो ऐसी लेयर होनी चाहिए जो उसके साइज़ को इंक्रीज़ करे। तो उसको कहते हैं अप सैम्पलिंग। क्या कहते हैं? अप सैम्पलिंग। कि जो आपका इमेज साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग अब कन्वोल्यूशनल लेयर के फ़ौरन बाद अप सैम्पलिंग की लेयर यूज़ करेंगे। फिर कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर अप सैम्पलिंग की लेयर।
एट द एंड हमारी आउटपुट लेयर आ जाएगी, जिसके अंदर हम बता देंगे यहाँ से हमें इमेज आउटपुट मिलना चाहिए। हमारा एक इस किस्म का एक माइंड में थ्योरेटिकल मॉडल आपके सामने आ जाना चाहिए। तो अब आपको ये पता है कि मैंने लेयर्स ऐड करनी है, कौन कौन सी लेयर्स ऐड करनी है, किस सीक्वेंस में ऐड करनी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अब आपने टेंसरफ्लो और केरास की लाइब्रेरीज में से जाके सिर्फ ये देखना है कि मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है इस काम के लिए। इस तरीके से जब आप कोड पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिंपल ब्लैंक होकर बैठ जाएंगे, जी मैंने ये ऑटो इनकोडर बनाना है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली सीक्वेंस नहीं याद, आपको उसके मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स का नहीं पता, तो आप बैठे रहेंगे और आप डरते रहेंगे। ठीक है, ये ऑटो इनकोडर हारिस ने आपको आइडिया दिया, ये ना एक बड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इस आर्किटेक्चर में आप कॉन्वोल्यूशन लेयर भी लगा सकते हैं, तो वो कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर बन जाएगा। आप इसमें रिकरेंट लेयर्स लगा सकते हैं अगर आपनी इनपुट जो प्रोसेस करनी है वो टाइम सीरीज है। तो ये एक आर्किटेक्चर है जिसको आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं एक रिप्रेजेंटेशन लर्न करने के लिए। तो आइडिया आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर मतलब डिकोडर क्या करता है, वो एक इंतहाई कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन से एक्चुअल आउटपुट रिक्रिएट कर लेता है, और डिनॉइजिंग में वो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, उससे एक्चुअल इमेज क्रिएट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसी भी मॉडल को चाहिए थी, वो एक्चुअली उन कम नंबर्स या उस कम रिप्रेजेंटेशन में मौजूद थी। तो ये रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क्स में बार बार आपको नजर आएगा। जैसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जब हमने पढ़ा, तो सेकंड लास्ट लेयर एक रिप्रेजेंटेशन जनरेट करती थी और आखिरी लेयर का एक न्यूरॉन उस रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए क्लासिफाई कर लेता था चीजें। तो रिप्रेजेंटेशन को यूं समझें कि ये वो जुबान है जो कंप्यूटर को नजर आती है। जैसे मैं स्टार्ट में एग्जांपल देता हूँ रिप्रेजेंटेशन की, एक बच्चे को आपने समझाना है कि गाड़ी कैसे होती है, तो या तो आप उसके सामने एक बड़ी प्यारी सी तकरीर कर सकते हैं, अभी उसमें 4 टायर होते हैं, उसमें 4 दरवाजे होते हैं, उसके आगे 2 लाइटें होती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप बच्चे को एक तस्वीर दिखाएं, कहें बेटा ये कार होती है, तो वो तस्वीर देखते ही बच्चा समझ जाएगा कि हाँ जी ये कार होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर्स जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पे डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर के लिए इसी तरह है जैसे बच्चे के लिए हमारी गाड़ी की तकरीर थी, तो कंप्यूटर बेचारे को समझने में बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन कुछ डाटा की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर के लिए ऐसे हैं जैसे बच्चे के लिए वो गाड़ी की तस्वीर थी, कि उसको गाड़ी की तस्वीर देखते ही समझ में आ गया कि यार ये कार है। तो अब उसको आप कोई भी कार दिखाएंगे, वो कहेगा हाँ ये कार है। यानी उसे तस्वीर देख के गाड़ी जल्दी समझ में आई, तकरीर सुन के नहीं समझ में आई बात। तो सिमिलरली आपका डाटा जो जब ज्यादा होता है, तो वो डाटा से कंप्यूटर कंफ्यूज भी हो जाता है, तो उसे समझ में नहीं आती कि आप उससे क्या काम कराना चाहते हैं। लेकिन जब उसी को आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करके एक कंप्रेस्ड या नई रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बात उसे आसानी से समझ में आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। गुड हारिस भाई, जबरदस्त। तो अब हमने कोड चलाना है डिनॉइजिंग और जी सर, हमने अब इनको कोड के ऊपर लेके जाना है और स्टेप बाय स्टेप हम इनको ये चीज़ अच्छा, बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। जितनी देर में हारिस भाई आपको कोड पे लेके जा रहे हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये जो हमारी ऑटो इनकोडर्स हैं, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिदम है। इनफैक्ट जनरेटिव जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। लेकिन जो ऑटो इनकोडर है ना, ये एक टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। क्योंकि जब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सिर्फ डाटा ही चाहिए, लेबल नहीं चाहिए। तो यहाँ तक तो तफसील बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपने ऑटो इनकोडर को ट्रेन करना है, तो आपको सिर्फ इनपुट ही चाहिए, इनपुट के लेबल नहीं चाहिए।
लेकिन इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप इनपुट को इनपुट से कंपेयर करते हैं, इनपुट का इनपुट से लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इनको ना इस किस्म की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को हम एक बड़ा स्पेशल सा नाम देते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है वो बड़ा यूनिक और इंटेलिजेंट हो तो हम उसको कहते हैं यार ये तो बड़ा स्मार्ट बच्चा है, तो उसको हमने एक यूनिक नाम दे दिया। तो अब ये जो लर्निंग है इसे हम कहते हैं कि ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्यों आप इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि आपको लेबल तो नहीं चाहिए। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो आपको डाटा और लेबल दोनों चाहिए होते हैं, फिर लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज्ड की ये एक टाइप है, बिल्कुल अनसुपरवाइज्ड नहीं है, क्योंकि इसमें आप लॉस तो कैलकुलेट करेंगे जब आप कोड चला के देखेंगे। बल्कि कल भी आपने जब सिंपल ऑटो इनकोडर इंप्लीमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि लॉस तो इसमें कैलकुलेट होता है। तो मजे की बात यह है कि इसमें इनपुट के साथ लॉस कैलकुलेट होता है। इसलिए इस किस्म की जो लर्निंग है एआई की, उसे हम कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, ये एक नया नाम था और ये जगह भी बड़ी मुनासिब थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक नए नाम से हम इंट्रोड्यूस करवा दें कि किसी बुक में वो ये सुने कि यार सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, तो वो परेशान ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा जी, ये सितारा शेख का एक सवाल है, सीएनएन ऑटो इनकोडर और लेटेंट में क्या फर्क है? अच्छा, ये लेटेंट का लफ्ज जो है ना, ये जब भी आप सुने तो इसका मतलब है छुपा हुआ। ठीक है, यानी हिडन, लेटेंट। अब ऑटो इनकोडर के अंदर जो आपकी बॉटल नेक लेयर थी, जिधर से आप आउटपुट ले रहे थे इनकोडर पार्ट की, वो तो हिडन लेयर थी ना। तो उस जगह से जो आपको आउटपुट मिल रही है, इसलिए उसे हम लेटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनपुट तो नहीं है ना, इनपुट तो प्रोसेस की डिफरेंट लेयर्स ने इनकोडर की, और आखिरी लेयर ने उसे आउटपुट किया ताकि डिकोडर उसे यूज कर सके। तो चूंकि वो जो बॉटल नेक लेयर है वो ऑटो इनकोडर के आर्किटेक्चर में छुपी हुई होती है, और इसलिए उससे हमें जो इनपुट की रिप्रेजेंटेशन मिलती है उसे हम लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो लेटेंट का लफ्ज सुनते ही आपके ज़हन में आना चाहिए कि यार ये हिडन, इसका मतलब हिडन है, छुपा हुआ, हिडन। लेटेंट का मतलब है हिडन या छुपा हुआ। ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो हम किसी हिडन लेयर से निकालते हैं उसे लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। आसान सी बात है। अच्छा जी, बुशरा का एक क्वेश्चन है कि जब हम ऑटो इनकोडर को डिनॉइजिंग के लिए यूज करते हैं तो वो नॉइज और एक्चुअल फीचर में कैसे फर्क करते हैं? ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है बुशरा। आज जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप नोट करेंगी कि हम जब ऑटो इनकोडर ट्रेन कर रहे हैं तो हम जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जो सेल्फ सुपरविजन कर रहे हैं, वो लॉसी इमेजेस से नहीं कर रहे हैं, वो हम एक्चुअल क्लीन इमेजेस से कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो ऑटो इनकोडर है उसको हम कहते हैं कि तुमने नॉइजी इनपुट से लेटेंट रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, लेकिन अगर तुमने लेटेंट रिप्रेजेंटेशन से वापस नॉइजी आउटपुट निकाल ली तो हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। वो पिटाई क्या होती है? वो लॉस होता है। यानी कि अगर लेटेंट रिप्रेजेंटेशन से डिकोडर ने दोबारा नॉइजी इमेज बनाया तो हम कहेंगे डिकोडर साहब आप सही काम नहीं कर रहे, आप गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका लॉस ज्यादा कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अब हम लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल इमेजेस से करते हैं। इस तरह हम ऑटो इनकोडर को बता रहे हैं कि तुमने लेटेंट से साफ वाले इमेजेस बनाने हैं, ब्लरी या नॉइज वाले इमेजेस नहीं बनाने। इस तरह वो फिर जब हम ट्रेन करते जाते हैं तो फिर वो सीख जाता है। जी हमने अब प्रैक्टिकली एक जो ऑटो इनकोडर हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनका आर्किटेक्चर हम डिफ़ाइन करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उसके बाद उनके रिज़ल्ट्स जो हैं उनको देखेंगे। तो मूव करते हैं।
क्विकली मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अब आप, क्योंकि जो आप लोगों की ट्रेनिंग है वो ज़्यादा कंप्यूटर इंटेंसिव होगी, तो अब आपने जो जब भी रन टाइम को कनेक्ट करना है वो विद जीपीयू करना है। तो विद जीपीयू के लिए आप लोगों जब यहाँ पे आएंगे, चेंज रन टाइम पे जाएंगे, यहाँ पर T4 जीपीयू लिखा हुआ है, इसको सेव करेंगे, देन आपका जो और कनेक्ट करेंगे तो आप विद जीपीयू जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, और इसके अंदर आपके पास जीपीयू रैम देख लेंगे 15 GB शो हो रही है। सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडेज टास्क। तो स्टार्ट करते हैं। टेंसरफ्लो की बेसिक जो लाइब्रेरीज़ हैं मैं उनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उसमें से मैंने डाटा सेट ले लिया है एमनेस्ट का। ठीक है, अब आज जो डाटा सेट हम लोड कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमने डाटा सेट लोड किया है जिसमें एक्स ट्रेन है एंड एक्स टेस्ट है। जनरली हमारे पास क्या होता था? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। अब आपके पास जो इस दफ़ा आउटपुट वेरिएबल, जो टारगेट वेरिएबल्स हैं वो मौजूद नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमने आपको बताया है कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आप उसको टारगेट वेरिएबल नहीं बताते, वो खुद चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। इसीलिए इसका नाम हम आपको दूसरा बता रहे हैं, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि वो खुद से चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। तो हमने सिर्फ एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को यहाँ से आज डाटा के अंदर लोड कर रहे हैं, हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है। तो जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, सिर्फ आपके पास जो डाटा है वो आ गया है। अब डाटा को आप डिस्प्ले आपने करवा दिया कि जो डाटा आपने लोड किया है वो ठीक हो गया है। और उसके बाद आप जो नॉर्मली एक काम करते आ रहे हैं कि डाटा के अंदर जो उसकी स्केलिंग है, स्केलिंग आप लोगों ने हमेशा लाजमी करनी होती है, ताकि जो उसके पिक्सल वैल्यूज़ हैं वो विद इन अ रेंज ऑफ 0 to 1 वो आ जाएं, ताकि आपका मॉडल उसके ऊपर ज़्यादा बेटरली परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर्स के ऊपर जब हम आते हैं तो अब उसके लिए कुछ मुझे लाइब्रेरीज और कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे पास एक इनपुट लेयर होनी चाहिए, एक कन्वोल्यूशनल लेयर होनी चाहिए, मैक्स पोलिंग होनी चाहिए, और आज एक और चीज़ का इजाफा हो रहा है, अप सैम्पलिंग। जो मैंने आपको बताया कि मैक्स पोलिंग का एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो काम कर रही होती है। मैक्स पोलिंग साइज़ रिड्यूस कर रही होगी, डायमेंशनल रिड्यूस कर रही होगी, अप सैम्पलिंग साइज़ को इंक्रीज़ कर रही होगी। ठीक है, आपके पास फ्लैटिंग है, बाकी ये चीज़ों से आप लोग अवेयर हैं। अब आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं कि आपके पास देखें इनपुट शेप क्या होगी, 28x28 की इमेज होगी और उसका एक चैनल होगा। ठीक है, ये आपने बता दिया कि इनपुट लेयर है कन्वोल्यूशनल लेयर की। ठीक है, फिर आपने नाम दे दिया कि ऑटो इनकोडर्स कन्वोल्यूशनल हम लेयर से बना रहे हैं, और EN आगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकोडर वाला पार्ट। अब आप इनकोडर डिफाइन करने लगे हैं, तो इनकोडर की सबसे पहली लेयर आपने रखी कन्वोल्यूशनल लेयर की, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ फिल्टर्स रखे जनाब 32, कर्नल का साइज रखा 3x3, एक्टिवेशन फंक्शन आपने यूज़ कर लिया रीलू, और पैडिंग आपने सेम रखी जिस तरह हम प्रीवियस उसके अंदर रखते आ रहे हैं, कि जिससे हमारा जो कन्वोल्यूशन के बाद जो साइज़ है वो उस पर कोई अफेक्ट ना आए, और मैक्स पोलिंग हम उसी के ऊपर करें। यहाँ पे एक कर्नल इनिशियलाइजेशन है HE नॉर्मल। इसका मैं आपको जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल काम क्या था और हमने इसको यूज़ किस लिए किया है। एक्चुअली यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इस मॉडल की ट्रेनिंग में। अच्छा, जो हमने पहली कन्वोल्यूशनल लेयर बताई है, डिफ़ाइन की है, उसको इनपुट क्या मिलेगी? इनपुट इसके आगे डिफ़ाइन करनी है कि इसको इनपुट लेयर में, ये इनपुट लेयर CN कन्वोल्यूशनल जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया वो है इमेज, वो इसको एज एन इनपुट मिल जाएगी। और इसके फ़ौरन बाद मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हमने मैक्स पोलिंग अप्लाई करनी है, तो मैक्स पोलिंग 2D आपने इसको लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर साइज़ बताया पोलिंग का 2x2 आपने उसका साइज़ रखना है, पैडिंग सेम रखनी है, और ये किसके ऊपर पोलिंग परफॉर्म करेगा? इससे बिल्कुल प्रीवियस लेयर के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आपने सेकंड लेयर भी डिफाइन की जिसके अंदर तमाम पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि इस लेयर कन्वोल्यूशनल लेयर को इनपुट जो मिल रही है वो ये प्रीवियस जो आपकी आउटपुट थी वो पिछली लेयर को एज एन इनपुट ले रहा है। इससे नेक्स्ट लेयर आपकी कन्वोल्यूशनल लेयर आई जिसके अंदर आपने क्या रखा? नंबर ऑफ जो फिल्टर्स हैं वो 4 रखे, साइज़ रखा, एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया, पैडिंग बताई, और उसको बता दिया कि तुमने इनपुट कहाँ से लेनी है?
इससे प्रीवियस लेयर से लेनी है। अब आप देख रहे हैं कि पहले हमारे 32 फ़िल्टर्स थे, देन 32 फ़िल्टर्स थे, देन हमारा जो फ़िल्टर साइज़ हो गया वो हो गया 4, ठीक है। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि जब हम पहली लेयर में थे तो इमेज साइज़ बड़ा था, देन इमेज सेकंड लेयर में इमेज साइज़ छोटा हुआ, थर्ड लेयर में इमेज साइज़ और छोटा हो गया। इसके बाद आपके पास हमने क्या करना था, उसको फ्लैटन कर देते हैं ताकि जो हमारी लेटेंट स्पेस है, जो बॉटम नेक है, वो हम बनाएं उसको। तो फ्लैटन किया और उसका ना मैंने नाम रख दिया उस लेयर का बॉट, ठीक है। वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि नाम रखने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक लेयर को यूज़ करना हो मॉडल के अंदर से, तो हम एक स्पेसिफिक लेयर को भी उसके नाम से कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो इनपुट आ रही है वो ये प्रीवियस लेयर आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये पूरा एक इनकोडर डिफाइन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपने कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर और एट द एंड आपने उसको क्या कर दिया है, जो भी आपके पास प्रीवियस लेयर की आउटपुट आ रही थी उसको फ्लैटन कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फ्लैटन लेयर है इसको दोबारा रीशेप करना है। रीशेप किस लिए करना है? रीशेप इसलिए करना है कि हम आगे दोबारा जो डिकोडर है उसके लिए इसको रेडी कर सकें और डिकोडर को देना स्टार्ट करें। तो जब हम इसको डिकोडर को देंगे तो मैंने क्या किया, मैंने रीशेप कर दिया। अब मैंने रीशेप किस बेसिस पे किया, और आपको ये 444 नज़र आ रहे हैं, 4x4x4, ये क्या है? मैंने ये बताया कि ऑटो इनकोडर की कन्वोल्यूशनल लेयर है, ठीक है, ऑटो इनकोडर की कन्वोल्यूशनल लेयर है, और अब आगे आ गया है DE विच रिप्रेजेंट्स डिकोडर, ठीक है। आप रीशेप कर रहे हैं किसको? आपकी इनपुट शेप मैंने बताई है कि तुम्हारे पास 64 का एक आएगा वेक्टर, ठीक है। उसको किस फॉर्म में तोड़ना है? 4x4x4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो वो एग्जैक्ट उसी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को मैच करेगा या उसी डायमेंशन को मैच कर देगा। तो लेकिन हमने उसको रीशेप करवा दिया इस फॉर्म में। क्यों? कन्वोल्यूशनल लेयर फ्लैटन फॉर्म नहीं लेती, ठीक है, वो 2 डायमेंशन फॉर्म लेती हैं, ठीक है। अब इसका मैंने इस लेयर का नाम रख दिया है बॉट नेक्स्ट जीरो, बिल्कुल बॉट से नेक्स्ट वाली लेयर, ठीक है, जीरो लेयर। और इसकी इनपुट क्या आ रही है? ये प्रीवियस लेयर। तो अब इनपुट में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमेशा आपने प्रीवियस लेयर को एज एन इनपुट देना है, ठीक है जी, ये काम हो गया। अब उससे नेक्स्ट लेयर को डिफाइन करते हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर हमने डिफाइन की, फिल्टर साइज 4 रखा, एग्जैक्टली बिल्कुल जो आपकी फ्लैटनिंग से पहले वाली लेयर थी वो वाले पैरामीटर्स अब आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। साइज भी आपने सेम रखा, एक्टिवेशन फंक्शन भी आपने सेम रखा, पैडिंग भी आपने सेम रखी, लेयर का नाम दे दिया और उसको प्रीवियस लेयर का रेफरेंस दे दिया कि इस लेयर से आपने इनपुट लेनी है। इसके बाद चेंजिंग क्या आई? चेंजिंग ये आई कि हम मैक्स बॉलिंग यूज़ कर रहे थे, अब हमने उसका रिवर्स करना है, तो हमने अब सैम्पलिंग वाली जो लेयर है वो बनानी है। उसका हमने साइज़ डिफाइन किया और उसका नाम रखा और उसको रेफरेंस दे दिया। सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि कन्वोल्यूशनल लेयर अब आपने 32 की बनानी है, 32 नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे, उसका साइज़ कर्नल का डिफाइन किया, एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया, पैडिंग बताई, लेयर का नाम रख दिया। और लेयर का नाम रखने के बाद उसके फ़ौरन बाद आपने अप सैम्पलिंग वाली लेयर लगा दी और उसका भी आपने नाम रख दिया और उसको भी बता दिया कि साथ इनपुट में आपने किसको लेना है, ठीक है। अब आप इसी तरह से करते हुए आपने इससे बिल्कुल नेक्स्ट लेयर भी डिफाइन कर दी। कीप इन माइंड कि आपने जो सीक्वेंस ऊपर रखा है 32 फिल्टर्स पहली 2 लेयर्स में थे, तो इसी तरीके से 32 फिल्टर्स दोनों लास्ट लेयर्स में मौजूद हैं। जब आपने ये काम कर लिया, इसके बाद अब आपने क्या करना है, एक आउटपुट लेयर डिफाइन करनी है, ठीक है, आउटपुट लेयर डिफाइन करनी है जहां से आपका मॉडल आउटपुट करेगा। तो ये कन्वोल्यूशनल लेयर आपने बताई और उसमें नंबर ऑफ फिल्टर है 1, ठीक है, उसका साइज बताया और यहाँ पे एक्टिवेशन आपने बता दिया सिग्मॉइड का। क्या बता दिया? सिग्मॉइड का। और पैडिंग आपने बता दी और आपने ये बता दिया कि जनाब कि ये इसका नाम क्या है और प्रीवियस लेयर का रेफरेंस दे दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हम अक्सर आउटपुट लेयर के अंदर सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हमारे पास पहले क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस होती थी 10,
अब हमारे पास क्लास ये है कि जो मैंने इमेज जनरेट की है ये वो ही इमेज इनपुट वाला है या नहीं, येस और नो, दो क्लासेस अब बन गई हैं। तो अब आप यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ करते हैं ताकि वो आपको उस येस और नो को डिफाइन कर सके कि ये वही इमेज जनरेट हुआ है, येस, नहीं हुआ, नो। ठीक है, तो और आपका जो अब आपने मॉडल को डिफाइन कर लिया, तो मॉडल का फंक्शन लिया, उसके अंदर अब आपने बताया कि मॉडल को इनपुट क्या जाएगी, इनपुट लेयर जाएगी जो आपने सबसे टॉप पे डिफाइन की थी, वो होगी एक इमेज। ठीक है, 28x28 उसका जो चैनल होगा वो 1 होगा। आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी ये लास्ट लेयर में से। ठीक है, तो अब ये एक लेयर्स डिफाइन हो गई, पूरा मॉडल डिफाइन हो गया। आपने क्या करना है, उस मॉडल को अब कंपाइल का फंक्शन यूज़ करते हुए कंपाइल कर देना है। उस कंपाइलेशन में आपको क्या क्या बताना होता है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बताना होता है, ऑप्टिमाइज़र बताना होता है और आपका लॉस फंक्शन बताना होता है। तो हम यहाँ पे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD जो हम प्रीवियसली यूज़ करते आ रहे हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं। लर्निंग रेट मैंने इसके अंदर ही मेंशन कर दिया है कि लर्निंग रेट क्या रखना है, और ये क्लिप वैल्यू है, ये चीज़, और ये कर्नल इनिशियलाइज़र, ये मैं आपको दोनों एक साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को जब ट्रेनिंग आप देख लें कि ये ट्रेन हुआ है तो आपको पता चल जाए। लॉस फंक्शन बता दिया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्यों हो गया है, कैटेगोरिकल से अब बाइनरी क्लासेस आ गई हैं, और मैट्रिक्स आपके पास है एक्यूरेसी का। ठीक है, और मॉडल समरी हमें उसकी सारी समरी बता देगी कि जो मॉडल हमने डिफाइन किया है उसके अंदर इनपुट लेयर्स कितनी हैं, उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। तो ये देखें, पूरा मैंने आर्किटेक्चर इनकोडर और डिकोडर का डिफाइन कर दिया, और पैरामीटर्स मेरे पास कितने आए हैं, 21,500। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमारे जितने मॉडल्स हैं उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि मैं आपको एक सिंपल वे में ये जो डाटा है वो मैं दिखाता हूँ। जो डाटा मैंने ऊपर लोड किया था, अब उसको क्योंकि मैंने इनपुट के अंदर पास करना है, तो पास करने के लिए मैं उसको रीशेप कर देता हूँ कि मुझे मेरी जो इमेज है उसको 28x28 और चैनल 1 कर दो। एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को मैं रीशेप कर रहा हूँ। तो रीशेप करने से मेरे पास क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं उनका जो डाटा है वो रीशेप हो गया, और जो मेरे ऑटो इनकोडर्स हैं अब उनकी मैं ट्रेनिंग करने लगा। ठीक है, तो ऑटो इनकोडर कन्वोल्यूशनल, ठीक है, जो हमने मॉडल का नाम रखा था, ये मैं आपको दिखा दूं कि जो मॉडल का मैंने नाम रखा है एग्जैक्टली हम वही यूज़ करेंगे। ये देखें जी, ऑटो इनकोडर कॉन, ठीक है, ये हमने मॉडल का नाम रखा था और इसको हम यूज़ करने लगे हैं। जब हम इसको यूज़ करने लगे हैं तो डॉट फिट का फंक्शन आगे लगाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है कि एक्स ट्रेन हमने दिया कि इनपुट में ये ट्रेनिंग डाटा ले लो। अच्छा, इसके बाद हम देते थे वाई ट्रेन कि ट्रेनिंग के वक्त तुम टारगेट वेरिएबल देखो, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वही एक्स ट्रेन दोबारा दे रहे हैं। क्यों? ट्रेनिंग के वक्त वो इनपुट जाएगी, आउटपुट इमेज जनरेट होगी और वापस उसने कंपैरिजन भी उसी इमेज से करना है, तो वो उसी को ले रहा है, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग का वे। ठीक है, इपॉक्स मैंने डिफाइन कर दी जनाब 100 होंगी। यहाँ पे वर्बोज हमें वो उसकी जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें जो जितने चेंजिंग्स आ रही होंगी हमारे लॉस में, हमारी एक्यूरेसी में, वो डिस्प्ले कर रहा होगा। अच्छा, बैच साइज यहाँ पे मैंने रखा है 1024 जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप 256 के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब अगर आपका सिस्टम इजाज़त देता है तो आप बैच साइज इसको पावर्स में रखना है, या 16 रखें, 32, 64, 128, 5, 112 या 1024। ठीक है, जस्ट होगा क्या कि आपका जो एक इपॉक में बैजेस आपके जहाँ पे 100 बन रहे होंगे वहाँ पे 31 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। बैच साइज बड़ा करने से आपकी जो स्टेप्स हैं वो कम होते हैं जस्ट। और वैलिडेशन स्प्लिट मैंने बता दिया, मैं सिर्फ इसको ट्रेनिंग पे लगा देता हूँ ताकि ये इसकी ट्रेनिंग में जो टाइम है वो, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेन होने में। और एक्यूरेसी देखे हम लोग स्टार्ट हुए हैं 0.79 से। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इस ट्रेनिंग के दौरान ये इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आती है और कितना ज़्यादा जो ये मॉडल है वो उसको अपने लॉस को कम कर पाता है। और एट द एंड हमारा जो गोल है, इधर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर है। ये डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर नहीं है, ये कॉन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ऑटो इनकोडर है ये एक आर्किटेक्चर है
जिसमें एक इनकोडर होता है और एक डिकोडर होता है। इन्हें हम जोड़ के इकट्ठा ट्रेन करते हैं तो वो ऑटो इनकोडर बन जाता है। फिर हम इनकोडर मॉडल को अलग यूज कर सकते हैं, डिकोडर मॉडल को अलग यूज कर सकते हैं। अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपने ध्यान से सुननी है। ऑटो इनकोडर हम ट्रेन करते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग के नतीजे में हमें इनकोडर भी ट्रेंड मिल जाता है और डिकोडर भी ट्रेंड मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हम अलहदा से इनकोडर भी ट्रेन नहीं करेंगे, हम अलहदा से डिकोडर भी ट्रेन नहीं करेंगे। हमने इनका डिजाइन इस तरह बनाया है कि जब हम ऑटो इनकोडर को ट्रेन करते हैं तो ऑटो इनकोडर का एक पार्ट जो कि इनकोडर है वो भी ट्रेन हो रहा है, और उसी की बेस पे जो दूसरा पार्ट है डिकोडर वो भी ट्रेन हो रहा है। जब आपने एक दफा ऑटो इनकोडर ट्रेन कर लिया तो ये जरूरी नहीं कि आपने पूरा ऑटो इनकोडर इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ इनकोडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिर्फ डिकोडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑटो इनकोडर ट्रेन कर लिया और अब मुझे एक क्लासीफायर बनाना है। तो बजाय ये कि मैं पूरा नया क्लासीफायर बनाऊं, मैं इनकोडर के नीचे एक सिग्मॉइड लगा दूं, बाइनरी क्लासीफायर बन जाएगा। मैं इनकोडर के नीचे एक सॉफ्टमैक्स लगा दूं, एमनेस्ट क्लासीफायर बन जाएगा। यू सी, क्योंकि जो हिडन लेयर या हिडन रिप्रेजेंटेशन या जो बॉटम नेक लेयर ने हमें आउटपुट देनी है वो इतनी अच्छी है कि उससे असल इनपुट दोबारा क्रिएट हो जाती है। तो अगर उससे दोबारा असल इनपुट क्रिएट हो जाती है तो उससे इनपुट की क्लासिफिकेशन भी तो हो सकती है ना, उससे हम और भी तो यूजफुल काम ले सकते हैं ना। तो ये आइडिया है हिडन रिप्रेजेंटेशन को लर्न करने का। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 64 क्यों लिखा? तो आइडिया ये है कि ये आपकी मर्जी है कि आपको कितने डायमेंशनल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर आपको 20 डायमेंशनल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आपकी बोटलनेक लेयर जो है उसमें 20 न्यूरॉन्स होंगे। अगर 30 में चाहिए तो 30 होंगे, अगर 40 में चाहिए तो 40 होंगे। और ये मैंने बताया था कि ये साइंस के साथ साथ एक आर्ट्स भी है। अब ये जो ऑटो इनकोडर आप देख रहे हैं, हो सकता है हमने इससे पहले 3 4 5 ऑटो इनकोडर बना के स्क्रैच कर दिए हो क्योंकि वो सही काम ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। और मेरा ख्याल है हमारा ऑटो इनकोडर ट्रेन हो गया है। ये इसको हारिस कंप्लीट हो गया। जी जी सर, हमारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑटो इनकोडर की। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनको सिंपल एक ऑटो इनकोडर की जो एक हम पहले आप मॉडल ट्रेन इनकोडेड इमेजेस करेंगे फिर डिकोडेड मेरा ख्याल करेंगे। देख लें इसको एक दफा। पहले सर मैं इनको एक ही फॉर्म में एक ही पास के अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों में से पास हो सकती हैं। फिर मैं इनको अच्छा, सेपरेट सेपरेट भी दिखाऊंगा कि सेपरेट ही बिल्कुल हम ठीक है, इनकोडर भी यूज़ कर सकते हैं और डिकोडर भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन है। ठीक है, तो ये देखें कि मैंने जो अपना मॉडल डिफाइन किया था ऑटो इनकोडर कॉन, मैंने वो लिया, प्रेडिक्शन का फंक्शन लगाया और उसको मैंने डाटा कौन सा दे दिया, एक्स टेस्ट। अब इसने ट्रेनिंग के दौरान एक्स टेस्ट तो नहीं देखा। अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग देखी इसमें ना आपको एक्यूरेसी काफी ज्यादा नजर आ रही थी। इस चीज के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जब आप कलर्ड इमेजेस के साथ ये ट्रेनिंग करेंगे तो ये एक्यूरेसी ज्यादा नजर नहीं आएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो आपका लॉस है वो बहुत ज्यादा कम ना हो। तो ये एक्सपेक्टेड है। इस केस में आपको इसलिए लॉस बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि कोई एक ब्लैक पिक्सल दूसरे ब्लैक पिक्सल से जब कंपेयर होता है तो वो उसे मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन कलर में चूंकि कलर चेंज होगा तो इसलिए लॉस कम या ज्यादा हो सकता है। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो इसके बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हारिस आपको आगे समझाएगा। अब मैं आपको दिखाने ये लगा था कि जो मॉडल हमने ट्रेन किया है उसके आगे प्रेडिक्शन का प्रेडिक्ट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और अब हम उसको टेस्टिंग डाटा पास कर रहे हैं जो उसने ट्रेनिंग में नहीं देखा। ठीक है, अब ये इमेजेस जब हम उसको पास करेंगे तो करेंगे क्या, ये इमेज इनकोडर में से पास होगी, इंफॉर्मेशन जाएगी बॉटलनेक में, वहां से आगे डिकोडर के पास जाएगी, डिकोडर इस इंफॉर्मेशन को लेके वो दोबारा इमेज को रीजनरेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हम उसको पास करेंगे
और उन एक्चुअल इमेजेस को भी मैं साथ डिस्प्ले करवा रहा हूँ, उसके साथ उसकी जो उसने इमेजेस जनरेट की हैं हम उसको भी डिस्प्ले करवाएंगे कि वो किस तरह का परफॉर्म करता है अब उसके ऊपर। तो अब आप ये देखें कि ओरिजिनल इमेजेस के साथ ये जो आपके टॉप पे नज़र आ रही हैं, अपर जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल इमेजेस को, जो बॉटम लेयर है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जनरेटेड इमेज जो इनकोडर में से एज एन आउटपुट हमारे पास आ रही है। तो अब आप ये देखें कि इमेजेस को काफ़ी हद तक उसने कोशिश की है कि मैं एग्जैक्ट उस रिप्रेजेंटेशन में दोबारा से जनरेट कर दूं जिसमें वो एक्चुअली थी। लेकिन क्योंकि हमने मॉडल को अभी बहुत छोटा रखा था, पैरामीटर्स आपने देखे थे बहुत कम थे, हमने ट्रेनिंग भी सिर्फ 100 इपॉक्स की करवाई है, तो ये मॉडल की परफॉर्मेंस उसके लिहाज से काफ़ी बेटर है। लेकिन इसको आप मज़ीद थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, इसकी लेयर्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे फीचर्स और निकालेगा, ट्रेनिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो ये इसके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। अब जो बात आपसे कह रहे थे ना कि आप इनकोडर डिकोडर को इकट्ठा ट्रेन करते हैं, इकट्ठा मैंने अभी यूज़ भी किया, ठीक है, उसको इमेजेस दी और उसने मुझे आउटपुट दे दी। आप इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली यूज़ करने के लिए आपको एक्सेस होनी चाहिए इनकोडर्स की लेयर की सेपरेटली और डिकोडर्स की लेयर की सेपरेटली, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो आप किस तरह कर सकते हैं। वंस मैं हमारे जो कमेंट्स भी आ रहे हैं उसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि सर हमने नॉइजी डाटा नहीं दिया। देखें, अभी हम सिंपल आपको फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि एक जो इनपुट आप दे रहे हैं वही इनपुट आप जनरेट भी कर रहे हैं। इसका अगला स्टेप, क्योंकि अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो सिर्फ अब आपने डाटा को चेंज करना है, आर्किटेक्चर वही है। तो आपको वो ट्रेनिंग होगी जस्ट, और आप उससे एक डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर बना लेंगे। तो इसको जरा फोकस के साथ आप चीज सीखें क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ऑटो इनकोडर कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमने जो बनाया है। इनकोडर का पार्ट उसको मैं एक सेपरेट मॉडल के तौर पे हैंडल कर रहा हूँ। उसकी इनपुट क्या आएगी? इनपुट आएगी जनाब इनपुट लेयर जो कि एक इमेज है। आउटपुट में कौन सी लेयर लेनी है? बॉट वाली लेयर पकड़ लेनी है। बॉट वाली लेयर कौन सी थी? ये जो बॉटलनेक की जो इनकोडर की आउटपुट वाली लेयर थी, जहां पे हमारे पास फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है, उसको पिक कर लेना है, ठीक है, डॉट आउटपुट के एज एन आउटपुट लेयर। और इसका मैंने नाम रख दिया है कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर, और इनकोडर वाला पार्ट है ये उसका, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और डिकोडर का पार्ट इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि डिकोडर को अब आप इनपुट कौन क्या देंगे? 64 न्यूरॉन्स, ठीक है। उस 64 न्यूरॉन्स को वो क्या करेगा? वो अब उसकी जो इनपुट लेयर है, देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब आपने ये इनपुट उसको दे दी 64 की, उसके बाद अब आपने ये तमाम लेयर्स एक्सेस करनी है, तमाम लेयर्स एक्सेस करनी है। तो मैंने जो इसको नाम दिए थे ना, बॉट नेक्स्ट 1, बॉट नेक्स्ट 2, बॉट नेक्स्ट 3, बॉट नेक्स्ट 4, मैं बजाय कि वहां पे तमाम लेयर्स को मेंशन करूं, मैं ये करने लगा हूं कि मैं वहां पे एक लूप लगाता हूं फॉर आई इन रेंज 1 to 8 बॉट नेक्स्ट एज इट इज आएगा लेयर का नाम, उसके आगे वैल्यू बदलती जाएगी 0 1 2 3 4 5 6, वो लेयर्स तब्दील होती जाएंगी और बारी बारी वो तमाम लेयर्स को पिक करता जाएगा। किसकी? डिकोडर की। ये वाली लेयर्स को, ये देखें, ये वाली लेयर्स को वो बारी बारी क्या करेगा? पिक करेगा। तो अब हमने ये कर लिया कि हमने इनकोडर को अलग से एक्सेस कर लिया है और डिकोडर को सेपरेटली एक्सेस कर लिया। मैंने बता दिया है कि डिकोडर को जनाब इनपुट में आपके पास जो लेयर आ रही है वो ये वाली आ रही है 64 वाली, जिसको मैंने रखा हुआ है इनकोड इनपुट, ठीक है, ये दे दी। आउटपुट तुमने क्या देना है? आउटपुट तुमने देनी है ये चीज। ये कैसे आ रही है? ये आ रही है ऑटो इनकोडर की जो लास्ट लेयर है वो पिक करके, ठीक है, जहां पे आपकी एक्चुअल इमेज वाली आउटपुट आती है। इसको मैंने नाम दे दिया डिकोडर का, और इसकी भी हमने समरी जनरेट करवा ली, ठीक है जी। और डाटा हमारा ऑलरेडी इस फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ कि ट्रेनिंग भी हमारी हो चुकी है जी, ट्रेनिंग ऑलरेडी हमने कर ली है। हमने आपने नोट किया कि जो ऑटो इनकोडर था उसका एक पार्ट जो है उससे हमने इनकोडर का मॉडल जो है वो बना लिया, और हमें फ़ायदा इसलिए हुआ कि हमने लेयर्स को नाम दिए हुए थे।
और इसी तरह हमने जो दूसरा डिकोडर पार्ट था उसको हमने सेपरेट करके एक डिकोडर मॉडल बना लिया। लेकिन आप देखेंगे कि हम इन दोनों मॉडल्स को ट्रेन किए बगैर यूज करेंगे और ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसकी वजह ये है कि जब ऑटो इनकोडर ट्रेन हुआ तो इनकोडर और डिकोडर दोनों साथ खुद ब खुद ट्रेन हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल अभी लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल की यही खास बात होती है कि दुनिया की हर चीज़ जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो मुश्किल लगती है, और अगर आप पहली मुश्किल से भाग जाते हैं तो फिर आप बाद की बहुत सारी मुश्किलें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो वी आर अभी बैक। जो जो सबसे, हाँ जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी के साथ आपने एफर्ट करते जाना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो और आसान होंगी, और ये जो हम कोलैब है जब आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इसके बाद जब आप चैट जीपीटी पढ़ेंगे के से इसको एनालाइज करके देखेंगे और पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब बिल्कुल ऑटो इनकोडर, एक सवाल ये होगा कि हमने रखे क्यों? मैंने पहले भी बताया था कि ऑटो इनकोडर चैट जीपीटी के यूं समझें कि दादाजी हैं, क्योंकि ये जितने भी आगे मॉडल्स हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑटो इनकोडर के आर्किटेक्चर से मुतासिर हो के बाद में बने थे। सो ऑटो इनकोडर इसलिए आपको जो है ना अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, चले हारिस प्लीज ओके जी, कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें कि मैंने ऊपर इनकोडर अलग डिफाइन किया था, डिकोडर अलग डिफाइन कर दिया था। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनकोडर ले रहा हूँ, इनकोडर के अंदर मैंने उसी तरीके से प्रेडिक्ट का फंक्शन लगाया और उसको मैंने टेस्ट डाटा दे दिया। अब इनकोडर की आउटपुट मुझे क्या मिलनी चाहिए? एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके आगे कोई भी वो क्लासीफायर लगा के मैं उसको क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं उसके आगे डिकोडर लगा के वो वही इमेज अलग से भी गेट कर सकता हूँ। तो ये मैंने इनकोडर को वो दे दी इमेजेस, और इनकोडर ने उनको इनकोड कर लिया है, और वो मैंने रख दी है इनकोडेड इमेजेस वाले वेरिएबल में। इस इनकोडेड इमेजेस वाले वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ? डिकोडर के अंदर प्रिडिक्ट वाले फंक्शन में वो मैं इनकोडेड इमेजेस पास कर रहा हूँ। अब क्या होना चाहिए? ये इस रिप्रेजेंटेशन को लेगा डिकोडर, और इसको उसी तरीके से जिस तरह इसने पहले हमें दिखाया है आउटपुट, उसी तरीके से हमें ये एक आउटपुट जनरेट करके दिखाएगा, और ये हमारे पास आ गया। तो यू सी कि आप इनकोडर डिकोडर को इकट्ठा ट्रेन करते हैं, लेकिन आप उनको सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूज। आप इनकोडर के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, क्लासीफायर लगा सकते हैं, कोई और किसी किस्म का यूज कर सकते हैं। फायदा क्या हो रहा है? फीचर्स मिल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, साइज छोटा है, जो कि काम आपका एक न्यूरल नेटवर्क की बड़ी सारी लेयर्स मिलकर करती हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन करती हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन लर्न करती हैं। वो एक इनकोडर आपको करके दे रहा है, उसके बाद आगे आपने लेयर्स को लगाना है अपनी मर्जी की। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने ये किया है कि कन्वोल्यूशनल लेयर से हमने इनकोडर बनाया, डिकोडर बनाया, बॉटलनेक देखी, उसको ट्रेन किया, उससे उसको इमेज पास की, उसने हमें वही आउटपुट उस तरह की जनरेट करने की कोशिश की और हमें दिखाई, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है। अब हम आते हैं डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर की तरफ। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा सिर्फ डाटा का। हमें पहले नॉइजी डाटा चाहिए। नॉइजी डाटा के लिए हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वो ये करनी पड़ेगी कि मैं पहले आपके सामने जो डाटा है वो दिखा रहा हूँ कि हमारे पास 28x28 और 1 उसका चैनल है। अब यहाँ ये जो कोड है इसको मैं थोड़ा सा मजीद इसके अंदर कमेंट्स और ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, और चैट जीपीटी में डालेंगे वो आपको एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को ये चीजें समझा देगा। इसका मकसद क्या है? ये कर क्या रहा है? ये कर ये रहा है, ट्रेनिंग डाटा ले रहा है, उसके अंदर नॉइज ऐड कर रहा है थ्रू नमपाई के फंक्शन। ठीक है, उसमें नॉइज ऐड करा। मैं आपको वो नॉइज दिखाता हूँ किस किस्म की होगी। जो मेरे पास अब डाटा मैंने रखा है वो एक्स ट्रेन नॉइजी और एक्स टेस्ट नॉइजी, उसका मैंने नाम ये रख दिया है। शेप वही है, सिर्फ उसमें नॉइज ऐड हो गई है। वो नॉइज ये देखें, अब वो डाटा इस तरह का हो गया। उसमें डिफरेंट जगहों के ऊपर हमने कलर्ड पिक्सल्स डाल दी हैं, उसमें वैल्यूज ऐड कर दी हैं रैंडमली। अब नॉइजी डाटा हमारे पास आ गया। ये हमने आर्किटेक्चर अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है,
जिसके अंदर हमारे पास इनकोडर था, डिकोडर था, फ्लैटन लेयर थी बॉटल नेक वाली। एग्जैक्टली वो आर्किटेक्चर है, ठीक है। मैंने इसको समराइज, इसकी समरी निकाल ली, समरी जनरेट करवा ली, हमारे पास पैरामीटर्स आ गए एग्जैक्टली सेम। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे भी देखें मैंने वही काम किया हुआ है, इनकोडर डिकोडर को सेपरेटली उनकी लेयर्स को एक्सेस किया हुआ है जिस तरह पीछे किया हुआ था। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमने सबसे पहले इसको ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग करते हुए हमने डाटा किस तरह से देना है। डाटा हमने देना है ऑटो इनकोडर, और मैंने मॉडल का नाम रखा था डिनॉइस, क्योंकि हमने अब नॉइस रिमूव करनी है। फिटिंग के वक्त, फिट करते वक्त मैंने अब उसको जो ट्रेनिंग के लिए जो इनपुट डाटा दे रहा हूँ, एक्स ट्रेन नॉइजी, इनपुट में नॉइजी डाटा जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आके मैं क्या दे रहा हूँ, एक्स ट्रेन। ये एक्स ट्रेन कौन सा है, क्लीन डाटा है। नॉइजी इमेज जाएगा, इनकोडर में से पास होगा, रिप्रेजेंटेशन बनेगी, डिकोडर में जाएगा, इमेज जनरेट होगी। वो आके कंपेयर किससे करेगा, क्लीन इमेज से आके कंपेयर करेगा। ये जो मैंने इमेज जनरेट की है ये क्लीन है कि नहीं है, नहीं है। अगली इपॉक के अंदर फिर दोबारा ये ट्राई करेगा, फिर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एट द एंड इनपुट में नॉइज इमेज आएगी, आउटपुट में क्लीन इमेज आएगी। वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लेगा। तो अब इसको ट्रेनिंग पे लगा देते हैं, और 100 इपॉक्स की ही इसकी मैंने ट्रेनिंग रखी है। अब आपका इसके, क्योंकि नोटबुक जब आपके पास जाएगी तो फिर ये आपका काम होगा कि इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करें, और इसको ट्राई करें कि ये जो है ना इम्प्रूव हो सके। बाज़ का ऐसा भी होगा कि आपके रिजल्ट्स ख़राब भी हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है, उनको फिर दोबारा से उन्हीं पैरामीटर्स पे ला के उनको चेंज कर करके आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। ये वाला जो आर्ट है, ये जो टेक्निक्स है ना, ये आप लोग प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। और जो हैकाथॉन है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के मामलात होंगे कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो बुरी तरीके से जो है ना वो उनका फेलियर सामने आएगा। कि जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी वो ऐसे करेंगे, सर ये तो हैकाथॉन बहुत आसान था, और जो प्रैक्टिस के बगैर आएंगे वो कहेंगे सर हैकाथॉन का मैं आपको प्राइस का आइडिया दूं, हैकाथॉन में जो प्राइजेस होंगे आपको उसका आइडिया दूं, हिंट दे दें, हिंट दे दूं। एटलीस्ट आपके पास हैकाथॉन में 3 से 4 चीज़ें हो सकती हैं। कोई 5 लाख के आसपास आपके पास कैश रिवॉर्ड होगा। उसके बाद उन लोगों के पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस होंगी जो मैं किसी को नहीं दे रहा। कुछ लोगों को शायद हम इंटर्नशिप के लिए कंसीडर करेंगे, कुछ लोगों को रिमोट जॉब्स के लिए कंसीडर करेंगे, कोई एक आध हमें ज्वाइन भी कर सकता है। अगर आपको ये सब नॉर्मल सा लगता है, ठीक है, तो इट्स अप टू यू गाइस। हैकाथॉन की डेट्स भी मैंने आपको दे दी और वो आइडियाज़ भी दे दिए हैं जो मैंने अभी तक किसी को नहीं दिए थे टेंटेटिवली। और इन कैश रिवॉर्ड्स के अंदर एक भाई जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, अनाउंस किया, अभी तक हमें दिया नहीं है। वो जो शुरू में मैंने अनाउंस आपको कर दिया था वो भी है। प्लीज़ डू योर बेस्ट। ओके, तो हमारा जो डी-नॉइजिंग ऑटो इनकोडर है अब वो ट्रेन हो रहा है नॉइजी इमेजेस के ऊपर ताकि वो जनरेट कर सके क्लीन। अच्छा, मीनवाइल ना कुछ बच्चों के क्वेश्चन है हारिस, मेरा ख्याल हम उतनी देर उनका आंसर कर देते जी हैं। जी बिल्कुल सर। तो एक अब्दुल अहद सलीम का क्वेश्चन है, इफ वी डोंट हैव क्लीन इमेजेस। देखें, आपके पास जब आप मॉडल ट्रेन करते हैं तो कोई ना कोई इमेजेस होंगे और उनकी एक्सेस होगी, उसकी बेस पे आप मॉडल ट्रेन कर लें। डिप्लॉयमेंट के वक्त फिर आप नॉइजी इमेज जो है वो उनसे क्लियर कर देते हैं। तो जब भी आपने मॉडल ट्रेन करना है, मैंने बताया था कि डिनॉइजिंग को यूं समझें कि ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग की वेरिएशन है, क्योंकि इसमें आपको नॉइजी डाटा भी चाहिए और साथ साथ क्लीन डाटा भी चाहिए, वरना डिनॉइजिंग नहीं हो सकेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप ऑटो इनकोडर बनाते हैं तो डिकोडर की रिकंस्ट्रक्शन की जो पावर है ना, वो एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी बॉटल नेक लेयर में कितने फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे अगर मैं सिर्फ 10 फीचर डाल दूं तो हो सकता है कि वो 10 फीचर इतने काफी ना हो कि इमेज के सारे जरूरी पैटर्न अपने अंदर स्टोर कर सके। तो डिकोडर जब वो 10 डायमेंशनल वेक्टर से पूरा इमेज क्रिएट करेगा तो वो फेल हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि अब इस केस में मुझे बॉटलनेक लेयर का साइज थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहिए कि क्या मुझे ज्यादा फीचर तो नहीं चाहिए डिकोडर से इमेज को सही तरह रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। सो ये एक दूसरा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑटो इनकोडर को बेहतर करने के लिए। जी हारिस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी सर, हमारा मॉडल जो है वो मीनवाइल ट्रेन हो चुका है और अब टाइम है कि हम उसको इमेजेस पास करें और उससे उसको टेस्ट करें कि वो किस तरह की इमेजेस हमें जनरेट करके देता है। तो ये मैंने ऑटो इनकोडर कन्वोल्यूशनल इसका नाम रखा हुआ था, उसके साथ हमने क्या रखा हुआ था, डिनॉइज लगाया हुआ था कि डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर हमारे पास मौजूद है। प्रेडिक्ट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और उसको हम जो डाटा इनपुट में दे रहे हैं वो दे रहे हैं एक्स टेक्स्ट नॉइजी। ये डाटा अभी तक उसने नहीं देखा हुआ और ये नॉइजी डाटा है, ये इमेजेस आपके पास इसमें नॉइस मौजूद है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये इमेजेस नॉइजी इस ऑटो इनकोडर को पास होंगी जो ट्रेन हुआ है। एग्जैक्टली वही स्टेप्स रिपीट होंगे, इनकोडर के पास जाएगा, आपके पास जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो आएंगे, डिकोडर के पास जाएगा, डिकोडर इमेज जनरेट करेगा। और हमारे पास अब आप ये देखें कि जो नॉइजी इमेज थी और जो उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट हुई हैं इमेजेस उनकी बेसिस, तो उसमें देखें अब नॉइज उसने कितनी अच्छे तरीके से उसको क्लीन किया है। अब आप ये एतराज़ तो कर सकते हैं कि सर इसकी जो क्वालिटी है डिजिट्स को दोबारा रीजनरेट करने वाली, वो पहले से थोड़ी सी अफेक्ट हुई है, वो उस तरह से एग्जैक्टली वो डिजिट नहीं बना पा रहा। लेकिन आप ये देखें कि उसने नॉइज को भी हैंडल किया है और डिजिट्स को भी हैंडल किया है। अब उसने ज़्यादा जो कहते हैं ना कि मेहनत के साथ अब फीचर्स लर्न किए ताकि वो दोनों को चीज़ों को हैंडल कर सके। इसके साथ एक और चीज़ वो ये है कि जिस तरह हमने ऊपर इनकोडर और डिकोडर को सेपरेटली एक्सेस किया है, यहाँ पर भी हम सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। उसका कोड भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखें, ये इनकोडर है, ठीक है। इनकोडर की लेयर्स हमने ऊपर एक्सेस कर ली थी। तो मैं इनकोडर को नॉइजी डाटा इमेजेस दूंगा, ये मुझे आउटपुट में क्या दे देगा, रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगी, इसकी आउटपुट होंगी रिप्रेजेंटेशंस। और इन रिप्रेजेंटेशंस को मैं किस में पास करूंगा, एक डिकोडर में, ठीक है। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं कि ये हमारे पास जी, तो ये डिकोडर के अंदर आपके पास आ रही हैं। ये डिकोडर को मैं पास करूंगा, ये डिकोडर वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को इनपुट ले रहा है और डिकोडर सेपरेट बिल्कुल हम एक्सेस कर रहे हैं और उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक सिंपल ऑटो इनकोडर बनाया जिसमें हम सेम इमेज देंगे तो उसी फीचर्स वाली इमेज हमें रीजनरेट करके देगा, रिकंस्ट्रक्ट करके देगा। देन हमने जब वो सीख लिया तो उसके बाद हमने डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर सीखा। फर्क कहाँ पे आया था, डीनॉइजिंग के अंदर स्ट्रक्चर तो सेम था, लेकिन जब हम इनपुट के वक्त वो ट्रेनिंग के वक्त डाटा दे रहे थे तो डाटा को हमने क्या किया, नॉइजी किया। और नॉइजी डाटा के साथ हमने क्लीन इमेजेस दी कि वो उसको क्लीन इमेजेस के साथ कंपैरिजन कर सके। जी सर, हमारा जो आज का है काम एजेंडा है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है क्विज।